ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम ह्रस्वकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं। ह्रस्वकारांत शब्द स्त्रीलिंग में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। उसमें से ये धेनु शब्द है, इसके विषय में आपसे कल कहा गया था कि इसके रूप आपको लिख के भेजने हैं, लेकिन कम लोगों ने इसके रूपों को लिख करके भेजा है। तो हमने इसके लिए स्लाइड बना दी कि शायद कोई परेशानी ना हो आप लोगों को इसको बनाने में, तो इसको पढ़ते हैं। तो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा हुआ है धेनुर मतिवत, अर्थात धेनु जो शब्द है वो मति शब्द की तरह चलेगा। मति शब्द में क्या क्या कार्य होते थे आप जानते हो कि आपका मति शब्द ह्रस्वीकारांत शब्द है। ह्रस्वीकारांत शब्द होने से इसकी शेषोघ्य सखी सूत्र द्वारा घी संज्ञा होती थी मति शब्द की। अच्छा, लेकिन ङित विभक्तियों में एक ङिति ह्रस्वस्य सूत्र के कारण उसको विकल्प हो जाता था, अर्थात विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाती थी। तो एक बार तो नदी संज्ञा होती थी, और जब नदी संज्ञा नहीं होती उस पक्ष में घी संज्ञा होती थी। और नदी संज्ञा और घी संज्ञा के कार्य आप अच्छे से जानते हैं। तो इस धेनु शब्द जब मति की तरह चलेगा तो धेनु की भी सर्वत्र आपकी घी संज्ञा तो है, लेकिन ङितों में बस नदी संज्ञा है और पक्ष में घी संज्ञा भी रह जाती है। बस ये जाने रहना यहाँ। तो आइए पढ़ते हैं इसको। और थोड़ा सा बस ये उसमें थोड़ा सा हल्का ही अंतर है कि वहां पर आप ई को गुण ए करके अयादेश करते थे आजादी विभक्तियों में, यहां पर नहीं करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, ऊ को गुण ओ करोगे और अवादेश करोगे, है ना। और जहां पर आपने ई को यण किया था, या यहाँ पर ऊ को यण है तो वो वा करना। ये छोटी मोटी सी बात है, संधि संबंधी आप जानते हैं, इसे जाने रहना इसी तरीके से। चलिए, धेनु शब्द से प्रथमा का सु आएगा, ये यहाँ पर उसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा, है ना। इसके बाद धेनु आगे औ विभक्ति, रसु का रंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। धेनु आगे औ आएगा और यहाँ पर एको यणची द्वारा यण प्राप्त रहेगा, लेकिन प्रथमो पुरुष वर्ण यहाँ पर बाध लेगा। प्रथमो पुरुष वर्ण क्या कहेगा, प्रथमो पुरुष वर्ण कहता है अक से प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति संबंधी एच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पुरुष वर्ण होता है। तो इससे पुरुष वर्ण दीर्घ की यहाँ पर प्राप्ति है। ठीक है जी जी। तो इस पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्ति क्या है, यहाँ पर दीर्घा जसीजा तो रोक नहीं सकता, क्योंकि ये दीर्घ शब्द ही नहीं है, धेनु शब्द तो ह्रस्व है। ठीक है जी। हाँ हाँ। तो अच्छा, जो जो शब्द ह्रस्व होते हैं वहां दीर्घा जसीजा की तो छुट्टी हो जाती है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमो पुरुष वर्ण लग ही जाएगा, क्योंकि प्रथमो पुरुष वर्ण को यहाँ कोई रोक नहीं सकता। पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो धेनु बन जाएगा, जैसे आपने वहां पर मती बनाया था, हरि शब्द का हरि बनाया था। ठीक है जी। चलिए, अब आगे देखिएगा, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रथमो पुरुष सवर्ण लगा लिया। अच्छा, अब आप एक हमेशा बात ध्यान रखेंगे, आपका धेनु शब्द है ह्रस्वकारांत, तो जो ह्रस्व होते हैं उनमें कुछ सूत्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व होते ही ह्रस्वांत अंग को गुण करने के लिए जसीचा एकदम एक्टिव मोड में आ जाता है जस विभक्ति में। ठीक है जी। ये जसीचा सूत्र आपने पढ़ा है, हरि शब्द में पढ़ चुके हो पुल्लिंग। और क्या है, ह्रस्वांत होते ही संबोधन में ह्रस्वस्य गुण एक्टिव हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ह्रस्व होने से कहां कहां आपको सचेत रहना है उस शब्द के।
और उसे ह्रस्व होते ही, देखो मैं ह्रस्व प्रयुक्त कार्य बता रहा हूं, यहां पर आम विभक्ति में आपको पता है ह्रस्व नद्यापो नुट द्वारा ह्रस्व होने से नुट भी से होता है, ये भी जी ह्रस्वांत प्रयुक्त कार्य है। हालांकि वो नद्यंत में भी लग जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ह्रस्वांत प्रयुक्त भी कार्य है। नद्यंत और आवंत में तो प्रवृत्त होता ही है वो। तो इतनी सारी चीजों में आपको थोड़ा सा ह्रस्व होने पर लट रहना है। अच्छा, ह्रस्व होने पर प्रथम पुरुष श्रवण लगता रहेगा, क्योंकि दीर्घ जसीचा उसका बात नहीं पाएगा। तो जी आपने यहां पर जस विभक्ति में क्या किया, जस विभक्ति में आपने सूत्र लगाया जसीचा, और धेनु जस, जस जस का अस, धेनु अस, उ को गुण कर देना ओ, धेनो अस, अब आदेश कर देना धेनवस, सकार गुरुत्व विसर्ग धेनवः। ठीक है जी। जी आगे क्या करना है, संबोधनम में आ जाइए, हे धेनु रहेगा, जी धेनु रहेगा, तो यहाँ पर ह्रस्व से गुणा से गुण कर देना उ को गुण, तो बन जाएगा हे धेनो, और स उ को गुण वो होता है। और उस सकार को क्या करना, एक सूत्र है आपका, एंग ह्रस्वात संबुद्धि, एंग अंतो ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि व्यव, सकार का लोप होता है, उस सकार पे लोप कर देना है, तो रूप जी बन जाएगा हे धेनो। फिर द्विवचन में आ जाइए, हे धेनु, हे, और बहुवचन में हे धेनवः। द्वितीय में आइए, अमी पूर्व लगा देना है, धेनुम, धेनु और धेनु, यहां पर प्रथम पुरुष वर्ण लगा देना, सकार को ऋतु विसर्ग कर देना। अब धेनु शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है ना, अतः सा को ना करने की कोशिश मत करना, वो पुल्लिंग नहीं होता है, जी सकार को ऋतु विसर्ग ही करना है। इसके बाद क्या करना है, धेनु आगे टा का बचेगा आ बचेगा, और आपको केवल केवल यणादेश करना है। ठीक है जी, आपने यणादेश कर दिया तो धेनवा क्या रूप बन जाएगा, धेनवा। तृतीया के रूप धेनवा, धेनुभ्याम धेनुभी। ठीक है, धेनवा का एक शास्त्रीय प्रयोग देखिए साहित्य में, कि किम तया क्रियते धेनवा, यो न द्रोघ्री न गर्भिणी, कोर्थ पुत्रेण जाते न, यो न यो न धार्मिको न बुद्धिमान, न न भक्तिमान, भक्तिमान शब्द आता है। ठीक है, किम तया क्रियते धेनवा, उस धेनु से क्या करें जो ना तो दूध देती है न ही गर्भ धारण करती है। ऐसे ही कोर्थ पुत्रेण जाते ना, उस पुत्र से क्या लाभ है जो ना ही धार्मिक है और ना ही भक्तिमान है, दोनों में से कुछ तो हो, है ना? तो ये उसका शास्त्रीय प्रयोग आपने देखा तृतीय विभक्ति के धेनवा का। चलिए अब आइए चतुर्थी में आ जाइए। चतुर्थी में आपको क्या करना है कि एक तो नदी संज्ञा करनी है जी, नदी संज्ञा करनी है, तो नदी संज्ञा के कार्य आप जानते ही हैं। धेनु आगे ङे विभक्ति लाएंगे तो धेनु ए, नदी संज्ञा विकल्प है, पहले नदी संज्ञा वाला रूप बन रहा है धेनु ए, इसके बाद आप क्या करिए, आण नद्या से आट करिए, तो जी धेनु आ ए, आट कर दिया आपने, जी जी आटस्य से वृद्धि कर दी तो धेनु आई, और इस ऊ को वा कर दिया तो धेन व आई मिला देना तो धेनवई। ठीक है जी, ये नदी संज्ञा होने के पक्ष में रूप है। आपने मती का क्या बनाया था, मत्यई, धेनु का क्या बना रहे हैं, धेनवई। ठीक है, जी इधर क्या करोगे, धेनु ए, और यहां तो आपका घी संज्ञा है, वो वाला दूसरा पक्ष घी संज्ञा वाला है ना, तो इसमें आपको घेरंगती लगा देना है, तो धेनो ए, और ओ को अब आदेश कर देना है, धेन अब ए, तो धेनवे क्या बन जाएगा, धेनवे। ठीक है, चलिए। जी हाँ हाँ, आप नदी संज्ञा और घी संज्ञा के कार्य समझ गए हो, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ इंगित कर दिए हैं, क्योंकि वो सब आप जानते हो, आणनद्या टस्य जानते हो, घी संज्ञा का कार्य घेरगिति जानते हो, गुण करना। ठीक है, हाँ, और अयादि वगैरह करना उन्हें तो आप अच्छे से जानते हो, यणादेश इत्यादि करना, ये सब कुछ तो चलिए, चतुर्थी के रूप क्या रहे, धेनवई, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्या। पंचमी में आ जाइए, पंचमी में आपको क्या करना है, धेनु
और आगे ngसी, ngसी का बचेगा अस, नदी संज्ञा वाला पहले रूप बन रहा है, तो धेनु अस, आप आण नद्य सूत्र द्वारा आट कर दीजिए, धेनु आ अस, और इनमें आटस से वृद्धि कर दीजिए, और तो आस जो अस है वो आस हो जाएगा, आप जब वृद्धि कर देंगे तो पूर्व पर के स्थान पर होगी वो वृद्धि। इसके बाद आप ऊ को क्या कर देना है, आपको वा कर देना है, यणादेश कर देना है, मतलब है ना। तो क्या रूप बनेगा, सकार गुरुत्व सर करके धेन वाहा, ये रूप बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, धेनु और घी संज्ञा वाला रूप बना रहे हो आप, तो धेनु अस फिर लाइए। इसके बाद आपको घेरनीति लगाना है, तो धेनो अस, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या है, अवादेश प्राप्त था जैसे ऊपर प्राप्त है, लेकिन एक सूत्र है आपने पढ़ा हो, नसी नसोश्च, एंग, एंग से नसी नसी नस संबंधी आकार यदि परे होता है, एंग का मतलब होता है यदि ए के बाद या फिर ओ के बाद है, यदि नसी नस संबंधी आकार आ जाए, जैसे ये यहाँ पर परे है धेनु के ओ के बाद, तो वो क्या हो जाता है, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, तो अ ओ दोनों को ओ ही हो जाए, ओ ऐसा बन जाएगा, तो इसलिए रूप बन जाएगा धेनो श, और सकार को आपको क्या कर देना है, धेनो स, इस सा को कर देना है रुत्व विसर्ग, ठीक है। तो रूप बन जाएगा क्या, धेनो हो, तो पंचमी का रूप धेनो हो रहा। जी षष्ठी में आ जाइए, षष्ठी में धेनवा धेनो हो, फिर वैसा ही रूप है, ऊपर तो धेनु पे हम धेनु पे चला ही लेना, इधर षष्ठी में धेनवा धेनु, और धेनु हो मात्र यणादेश कर देना है, तो धेनु वो हो, और धेनु पहले रस्सु है, ध्यान रखना, धेनु और आम नुट कर देना है, रसमध्यापो नुट, धेनु नाम, और नामी सूत्र को मत भूलना, अजंत अंग को दीर्घ होता है, नाम के परे रहते। एक बस उन्होंने मेघा सेतिया जी ने ही इसको भेजा था, इसके रूपों को, बाकी और लोगों ने इसको भेजा नहीं, उन्हें थोड़ा प्रयास करना है, भेजना है। तो धेनु नाम, ऐसा यह रूप बन जाएगा, दीर्घ उकार वाला, नामी से दीर्घ होकर के। इसके बाद आप आ जाइए नी विभक्ति में, और नी में आप जानते ही उसको नी को हो जाता है आम, तो धेनु आम, मेरा नद्याम निभ्य, वो नदी संज्ञा वाला कार्य, पहले नदी संज्ञा पक्ष वाला रूप चलाएंगे, तो धेनु आम, और आपने आटस्य भी कर लो, आट और आटस्य लगा लोगे तब भी धेनु आम ऐसा ही रहेगा, है उसी में मिल जाएगा वो। और यहाँ पर आपको क्या करते हैं ना, यणादेश, तो धेन वाम, और आगे क्या करना है, धेनु आगे नी आएगा, तो धेनु ई, और आप जैसे आपने मत्तऊ बनाया था, जैसे आपने हरऊ बनाया था, अच्छे घे लगा करके, घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य है, तो ऊ को तो अ कर लेना, और घी संज्ञक का जो ई है उसको कर लेना औ, और दोनों में क्या कर देना, अब वृद्धि रुचि से वृद्धि कर देना, तो क्या रूप बना लेना, धेनऊ, और धेन वो हो, और धेनु शु, इस प्रकार से सभी रूप चल जाएंगे। मुझे लगता है आपको अच्छे से आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इतने तो आपको पहले से आते थे, आपने देखे ही लिए होंगे सब, ठीक है। तो ये तो धेनु शब्द था। अच्छा, अब आगे ऐसे ही एक शब्द है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, धेनु के बाद क्रोष्टु एक शब्द और है, ठीक है, जी तो उसको भी देख लीजिए। क्रोष्टु शब्द की प्रक्रिया आप देखिए, स्त्रीलिंग में भी ये क्रोष्टु शब्द है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, आपके उकारांत शब्द ही चल रहे हैं मित्रों, ठीक है। जी और इन उकारांत शब्दों में क्रोष्टु शब्द है वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को कहता है, अर्थात गीदड़ी को कहता है, ठीक है। जी तो कैसे कहेगा, क्रोष्टु तो वैसे गीदड़ होता है, लेकिन गीदड़ की स्त्री को कहना हो तो उससे कुछ एक एक्स्ट्रा प्रत्यय करना पड़ता है,
जब वो उस सियारिनी को कहेगा जिसे आप गीदड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी कुछ प्रक्रिया जान लेते हैं क्या है। तो क्रोष्टु शब्द है आपका, क्रोष्टु शब्द से आपको ये लगाना है, कौन सूत्र है ये, स्त्रियाम च, क्या है ये, का स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्दस्त्रिजंतवद रूपम लभते। यदि आप क्रोष्टु शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा करना चाहते हो, स्त्रीत्व की विवक्षा करके कुछ प्रत्यय लाना चाहते हो, तो क्रोष्टु शब्द त्रिजंतवद रूपम लभते। त्रिजंतवद रूपम लभते का मतलब है मित्रों कि इसको भी त्रिजवद भाव होता है। जो आप अजंत पुल्लिंग में क्रोष्टु को पढ़े थे, उसको त्रिजवद भाव करके उसको आप क्रोष्ट्री बना लिए थे, रिकार बना। ठीक है जी। तो जी हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए यहां पर भी आपने क्या किया, स्त्रीवाची यदि क्रोष्टु शब्द है तो उससे भी त्रिजवत रूपम लभते, त्रिजवत हो जाएगा। तो जी जो क्रोष्टु था, अब आपने त्रिजवत कर दिया तो अब वो क्रोष्ट्री में बदल गया। ध्यान रखना जी, किस में बदल जी। गया वो, री। क्रोष्ट्री में। ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद अब इससे क्या करना है, आप एक सूत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ऋण्यभ्यो ङी। हालांकि ये जो सूत्र है, ये अंतिम में जो एक प्रकरण है आपका, जिसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय जी प्रकरण, जी उसका है ये। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों से आप जो है ङीप ङीस ङीन या फिर आप चाप डाप प्रत्यय करके उन्हें स्त्रीलिंग बना सकते हो। जी जैसे अज शब्द से आप अजा बनाते हो, बालक से बालिका बनाते हो क्या नहीं, जी ब्राह्मण से ब्राह्मणी बनाते हो, हय से हई बनाते हो, इंद्र से इंद्राणी बनाते हो। तो क्या करते हैं हम वहां पर, और युवक से युवती बना देते हैं। आचार्य से आचार्यानी। हाँ हाँ, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर उन शब्दों से ये जो 8 प्रत्यय हैं, जी नीप नीस नीन, आप चाप डाप और ऊम और ती, इन 8 प्रत्ययों की योजना करके उसे स्त्रीलिंग में कर लिया करते हैं। अच्छा, आपका जो धेनु शब्द था, ध्यान रखिए, वो तो ऑटोमेटिक है स्त्रीलिंग, उसमें किसी स्त्री प्रत्यय को ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। जी ऐसा नहीं कि उससे कोई स्त्री प्रत्यय ङीप ङीस ङीन कुछ लाओ या इनमें से कुछ लाओ, वो तो ऑटोमेटिक है। जी पर क्रोष्टु शब्द तो गीदड़ को कहता था, आपने पुल्लिंग में से पढ़ा था। अब इसके स्त्रीलिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्त्री वाला प्रत्यय अब लाएंगे। अब हमने क्रोष्टु को क्रोष्ट्री बना लिया है, मतलब जो शब्द उकारांत था उससे अब आप रिकारांत बना चुके हैं। समझ रहे हैं ना बात को। जी जी यदि आपने कोई शब्द रिकारांत बना लिया या फिर कोई शब्द रिकारांत यदि है, ऐसे समझ लीजिए, जी तो वहां पर आप एक चीज नहीं भूलना, जो ये अगला सूत्र कह रहा है, ऋण्यभ्यो ङीप, क्या कह रहा है, रिदंतेभ्य और नान्तेभ्य, दो प्रकार के शब्द हों, यदि रिदंत हो या फिर वो या कोई शब्द नान्त हो, तो स्त्रियाम ङीप, उससे स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय कर देना चाहिए। तो हमारा क्रोष्टु को क्रोष्ट्री कर लिया है, तो ये रिदंत शब्द हो गया ना। जी तो इससे क्या हो जाएगा, रिदंत होने से ङीप। तो रिदंत का तो उदाहरण आपको दिख गया होगा, नांत का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है मित्रों, चिंता नहीं करें, हलंत पुल्लिंग में नांत के भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे दंडिन, तो जी दंडिनी, जी दंडिन से दंडिनी, दंडिन शब्द नकारांत है, दंडिनी, इस प्रकार के उदाहरण आगे प्रस्तुत किए जाएंगे। हम वहां जी पर इसकी और व्याख्या करेंगे, है ना। बस जी इस जी सूत्र को समझे रहना कि ये सूत्र आगे तक मार करेगा अपने, कि रिदंत कोई शब्द हो या नाम, तो उससे क्या होना है, स्त्रियाम, स्त्रियाम अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर जी उस, है ना, उसके स्त्रीत्व दोतनार्थ ङीप प्रत्यय कर देगा। तो ङीप प्रत्यय कर दिया, ङीप प्रत्यय करने पर जी क्या स्थिति हुई, क्रोष्ट्री ङीप, और ङीप का आप जानते हो कि प की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है और ङ की इत संज्ञा हो जाती है
लशक्व तद्धिति, प्रत्यय के आदि ल श का जी वर्ग है तो संज्ञक हो जाते हैं। आप राम शब्द पर इस सूत्र को पढ़ाइए, लशक्व तद्धिति। जी तो न की संज्ञा हो जाती है मित्रों बचती, इसकी ई है, तो नीचे जो ये लिखा है क्रोष्टरी ई, अब उसे बचा के लिख दिया है, ठीक है। क्रोष्टरी ई। अच्छा, अब री के बाद ई आ गई तो अब कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यण संधि हो जाएगी। तो देखो री को हो गया र, री को र हो गया तो टाके, तो ये क्रोश ट र ई, लेकिन आप जानते हो टा के नीचे रा को मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है, ये आप देख रहे हो। जी तो बन गया क्रोष्टरी। अब क्रोष्टरी शब्द है, इसकी कर लेना है, यह जो है क्या हो गया, ये नियंत शब्द हो गया। क्रोष्टरी कैसा हो गया? अब गयन। नियंत। नियंत का मतलब है यंत। कि नी, इस आपने से नी प्रत्यय किया है ना, तो नी अंत वाला ये शब्द हो गया। तो नियंत होने से क्या होगा, इससे सुआदी प्रत्यय आएंगे, ज्ञाप प्रातिपदिका जी प्रत्यय परस्पर, है ना, इससे सुआदी प्रत्यय आएंगे एक वचन में, है, जी प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय आएगा, लेकिन अब वहां पर जो सकार है उसका हल आदि सूत्र द्वारा लोप हो जाएगा, क्योंकि सूत्र वो क्या कहता है, लंत से परे या फिर दीर्घ नियंत अथवा आवंत से परे, तो यहाँ पर दीर्घ नियंत है ये क्रोष्टरी। तो इससे परे क्या हो गया, सा का हो गया लोप, है, सु का सा अप्रयुक्त जो हल उसका हो जाता है लोप। लोप कर दिया तो क्या बन गया जी, आपका बन गया ये क्रोष्टरी। सा का लोप है, क्रोष्टरी बन गया। समझे विद्वान? जी अब आपका मूल शब्द क्या था, ध्यान रखिए। मूल जो शब्द था आपका उकारांत था, ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई कि अब वो यहां तक आप देखेंगे तो क्रोष्टरी बन गया वो, मतलब वो दीर्घ इकारांत शब्द बन गया। और आप अभी उकारांतों को ही पढ़ रहे हैं, आपने धेनु को पढ़ा, उसके बाद ह्रस्व उकारांतों में क्रोष्टरू को पढ़ा, है ना, जी उसी को पढ़ रहे हो, अभी पढ़ा नहीं है पूरा। और लेकिन उसमें ये नी प्रत्यय हो जाने से अभी शब्द बन गया ईकारांत, ध्यान जी। रखना। तभी तो अब इसको ईकारांत आपके लिए सरल प्रक्रिया हो गई, इसलिए आपके यहाँ क्या लिख दिया गया जब ईकारांत बन गया कि जी क्रोष्टरी गौरीवत। अब एक क्रोष्टरी जब ईकारांत बना लो तो इसे पूरा गौरी शब्द की तरह चला देना है आप, ठीक है जी। जी हाँ, अब ये गौरी की तरह चल जाएगा, क्योंकि आप यदि क्रोष्टु शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा करते हो तो वो त्रिजवत भाव हो जाता है, मतलब वो क्रोष्टरी ऐसा रिकारांत बन जाता है। जब कोई शब्द रिकारांत होता है तो ऋन्नेभ्यो ङीप से ऋदंत होने के कारण उसे ङीप प्रत्यय हो जाएगा, क्रोष्टरी बन जाएगा। अच्छा, अब इस शब्द को रिकारांत मानेंगे, इकारांत मानेंगे या उकारांत मानेंगे? अब देखो यहाँ पर कौमुदीकार ने इसको कहाँ रखा, उकारांतों में रखा है इसे। यदि जी दीर्घ इकारांत मानते उसे गौरी के साथ पढ़ के फ्री करते, पीछे इकारांत निकल चुके हैं, जी निकल चुके हैं ना। जी जी। तो ग्रंथकार क्या मान के व्याख्या कर रहे हैं कि यह जो है शब्द उकारांत ही है मूल प्रक्रिया रूप करनी से, पड़ेगी। ठीक है जी। जी हाँ हाँ, तो अब एक क्रोश, अभी क्या हो गया, क्रोष्टरी गौरीवत चल जाएगा। आइए जी चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां सु का तो रूप आप समझ गए थे, हलन्यादि लोप हो गया था, तो क्रोष्टरी। अब क्रोष्टरी आगे औ लाइएगा, ठीक है जी। जी हाँ, हमने ये जो है आप जो रूप देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा दूसरे फॉन्ट का प्रयोग किया है, क्योंकि हम जिस फॉन्ट में कार्य करते हैं उस फॉन्ट में उतने जुड़ने की सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने इसमें संस्कृत टेक्स्ट नाम के फॉन्ट का प्रयोग किया है। क्योंकि क्रोष्टरीय यहाँ पर बहुत सारे संयुक्त वर्ण हैं, जी जी अब उनको मिलने का जो यूनिकोड में तरीका है वो सब में अलग अलग है। आप उन सब तरीकों को समझ लेना, वो कैसे मिलते हैं, है, वर्तनी संबंधी बात भी समझ लेनी चाहिए। ये कौन से फॉन्ट में है? ये जो इतने जो रूप लिखे हैं ये सब संस्कृत संस्कृत टेक्स्ट नाम से एक फॉन्ट है उसमें। जी हाँ हाँ। और बाकी जगह जो देख रहे हो वो सब जगह जस्ट ध्रुवा यूज किया गया है, जस्ट ध्रुवा। ठीक है।
तो जी अब मुझे अब ये क्रोष्ट्रियव आपको समझाना है कि आपका देखो क्रोष्ट्री शब्द है, ध्यान रखना, क्रोष्ट्री दीर्घ इकारांत है, जी उसमें आपने क्या किया, क्रोष्ट्री आगे औ, ठीक है जी। जी मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर लेता हूं, जिससे जी आप इस बात को मैं मिलान, आप एक बात थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखे रहना, यहाँ पर मिलान की प्रक्रिया को देखिए, ट्र और यह कुछ ऐसा घुमासा हुआ है, जी तो मतलब यह कुछ घुमा हुआ है का इसका मतलब उससे पहला वाला वर्ण आधा है, इसलिए वो ऐसा घुमा हुआ है, जी वो ये द्योतित कर रहा है, ठीक है। इस थोड़ा जी बात को समझ के चलो आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये स्थिति चल रही है जी विद्वानों, आपका शब्द है क्रोष्ट्री बन चुका है, अब आप आगे लाए हैं औ, ठीक है। जी यहां पर क्या क्या चीज की प्राप्ति है, यहाँ पर इकोनिची से यण प्राप्त है, प्रथमो पूर्व जी सवर्णा बाधेगा, लेकिन अब तो ये दीर्घ हो चुका है जी, जी मतलब क्रोष्टू से क्रोष्ट्री ऐसा दीर्घ में बदल गया है, जी तो अब यहाँ पर तो दीर्घा जसीचा लग जाएगा और इसको क्या कर लेगा, बाध देगा। किसको बाध देगा, प्रथमो पूर्व सवर्णा को। जी तो पुनः प्रसंग विज्ञानात यण कर देना है। अब यण यण करके क्या स्थिति होगी, स्थिति होगी आपकी क्रो श ट र ठीक है, जी और क्योंकि र आधा है उसमें, जी और तो अब आधा में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मैंने ये या, क्योंकि ई के स्थान पर यह हलंत ही होता है जी औ, अब इसे मैं मिला रहा हूं, इसको फॉन्ट वाले दो तरीके से, अब इसमें देखो यही स्थिति है जो आपको मिलाना है, मतलब ट आधा र आधा और य आधा, उससे पहले श आधा है ही, ठीक है। तो ये कैसे मिलाना है, ये थोड़ा प्रक्रिया देखेंगे विद्वानों। तो हमने तो जो फॉन्ट का प्रयोग किया है उसमें तो ये और ऐसा करके उन्होंने मिला दिया है, एक तो ये तरीका है जो आप देख रहे हो। दूसरा तरीका क्या है अतुल जी, दूसरा तरीका ये है जी कि, और ये या है वो चा मत समझ लेना विद्वानों, जी तो क्रोश ये आपने कर दिया, ये र मिला हुआ है, इस रा पर कुछ लोग हल ऐसा लगा देते हैं नीचे हल, जी और इसके बाद या को ऐसे लिख देते हैं वो लोग, फिर या को मतलब ऐसा छोटा सा च जैसा बना करके नहीं लिखते हैं, तो क्रोष्ट्रियव ऐसे करके मिले है, इस प्रकार के फॉन्ट मिले जो ऐसे ऐसे करके इसको लिखते हैं। जी कुछों में तो ये मिलना जुलना सही से स्पष्ट नहीं हो रहा था, हम आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं कि इस तरीके से आपको इसे मेलन करना है, जी जी तो समझ ही गए होगे अब तो आप, जी ठीक है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में, कोई आपको दिक्कत, चलो अब आप उस पर आ जाइए, आप तो बर्तनी को अच्छे से जानते हो, आ जाइए फिर से। अब इसको, अब आपको यण करके इसलिए हमने वैसे तरीके से लिख दिया है, वो तो क्रोष्ट्रेव, इसमें क्या क्या आधा है, आधा ऐसा ऐसा क्रोष्ट्रेव में आधी क्या क्या चीजें हैं बताइए अतुल जी। जी स हाँ ट और रा। हाँ, र, ये तीन आधी हैं, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर तो अ की मात्रा हो गई, वो तो अच से पूर्ण हो गया, और बाकी ये जी सब वो टोटल टोटल तीनों हल हैं। हाँ सा टा और रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रोष्ट्रेव में क्या हो गया, एक होना चीज से यण यण हो जाए, यण हो गया यण। यहाँ पर भी जब गौरी की तरह चले, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक होना चीज से यण हो जाएगा, जी यण। क्योंकि दीर्घा दीर्घा जसी से यहाँ भी बांध लेगा, तो उसको प्रथम पुरुष सवर्णा को, जी हे क्रोष्ट्री में क्या जी जी करना है, हे क्रोष्ट्री, ये नदी ह्रस्व संज्ञक हो है, जाएगा। नदी संज्ञक है ना क्या, ये नदी संज्ञक है क्या, क्रोष्ट्री नहीं, ये कैसे नदी संज्ञक है, क्या मान करके इसको होगा, अम्बार्थ नद्य रस्व, ओ
दीर्घ नदी ईकारांत होने संज्ञक से है तो है, नदी संज्ञक है जी ये। नदी संज्ञक है भैया। है महोदय। हाँ हाँ, मतलब यदि ये स्त्री लिंग में प्रयोग किया है क्रोष्ट्री ऐसा, तो क्रोष्ट्री इस प्रकार का तो नित्य नित्य स्त्रीलिंग है और दीर्घ ईकारांत है। यदि आप क्रोष्टु ऐसा करके समझते हो तब वो नहीं है, लेकिन जब आप इसे क्रोष्ट्री बना चुके हो तो ये शब्द दीर्घ ईकारांत हो गया, नित्य स्त्रीलिंग हो गया, अतः नदी संज्ञक हो गया। नदी संज्ञक हो जाने से क्रोष्ट्री इस शब्द से आपको क्या कर देना है, अंबार्थ रस्वा लगा देना है, ठीक है जी। तो बन गया क्रोष्ट्री, और आगे है क्रोष्ट्रेव, है क्रोष्ट्रेय ऊपर की तरह ही है सब। द्वितीया में आ जाइए, द्वितीया में क्या करना है आपको, क्रोष्ट्री शब्द है तो आपका अमी पूर्व लगा देना है सिर्फ। जी। तो क्रोष्ट्रीम अमी पूर्व आप देख ही रहे हो, इधर लिखा है ये सब क्रोष्ट्रेय। और यहाँ पर तो प्रथम पुरुष सवर्णा को दीर्घा जसी च रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इधर ना तो जस है ना एच है बल्कि सस है, जी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रोष्ट्री ही साकुरुत्व विसर्ग कर देना। तृतीया में देखिए ये अनादेश कर देना है बस, तो जी। क्रोष्ट्रया, क्रोष्ट्री ध्यान क्रोष्ट्री भी। चतुर्थी में क्या कर देना है, नदी संज्ञा है इसकी, तो नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कर देना है जो आप गौरी में करते हो। तो चतुर्थी में क्रोष्ट्री आ ए, आ और ए को आटस्य कर देना वृद्धि, तो क्रोष्ट्री आई, और अब तो क्या कर देना यणादेश, तो क्रोष्ट्र्यई, क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभ्य। पंचमी में क्रोष्ट्री आ अस और आटस्य से आपने वृद्धि कर दी, तो क्रोष्ट्री आस और मिला देना है, यण यण कर देना है, क्रोष्ट्र्यासा को क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्रीभ्याम क्रोष्ट्रीभि, क्रोष्ट्र्या, क्रोष्ट्र्यो, क्रोष्ट्रीणाम। और सप्तमी में क्रोष्ट्री नी आएगा, नी को कर देना आम, क्रोष्ट्री आम, आठ कर देना क्रोष्टी आ आम, मिला के प्रथम वो क्या कहते हैं आटस्य से वृद्धि कर देना, क्रोष्ट्री आम, और यणादेश कर देना, तो क्रोष्ट्र्याम क्रोष्ट्र्यो क्रोष्ट्रीसु क्रोष्ट्रीषु, ये रूप बनेंगे, ठीक है जी। तो समझ गए विद्वानों, ये उकारांतों की प्रक्रिया है। हम उकारांतों में, मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था कि ये जो शब्द है उकारांतों में स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या बहुत कम है। जैसे हमने इसको वहमी व्याख्या से स्क्रीनशॉट किया हुआ है, वहमी व्याख्याकार भी इसी बात को कहते हैं कि जो स्त्रीलिंग में ह्रस्व उकारांत शब्द बहुत कम है, तो वो कौन कौन से हैं जो हैं वो आपके सामने हैं। चिरांशु है, अचिरांशु और काकू, रेणु, जिनके आगे जैसे यहाँ 3 लिखा है ना, यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये है यहाँ 2 लिखा है कि ये शब्द स्त्रीलिंग के साथ साथ अन्य लिंगों में भी है, जैसे पुल्लिंग में भी होती है, या फिर नपुंसक, वो नीचे देख लेना सब व्याख्या में लिखा हुआ है, वो बात है वहमी व्याख्या में। जी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, जैसे चंचू बहुत हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उन्हें देख लेना है। तनु, देखो हमें क्या करना है, तनु शब्द स्त्रीलिंग है जी, इयम तनु प्रयोग करना चाहिए, तनु शब्द जी। है ना। हाँ जी। थोड़ा इनमें अंतर समझ लेना आपने। ऐसी लिस्ट ह्रस्वकारांतों की भानु है ना, गुरु, ऐसी लिस्ट आपने उधर भी देखी है पुल्लिंग में, जी। और स्त्रीलिंग में भी उकारांतों को देख रहे तो भेद करने समझ लेना कौन कौन से। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध शब्द और है नीचे रज्जु, ठीक है। तो इन शब्दों को जम्बू, सिंधु, तो सरयू, ये तो ठीक है, ये तो नदी वाले हैं तो ये तो समझ में ही आ रहे हैं। हनु, तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है। ये अलाबू है ना, लता विशेष जो लौकी को कहते हैं, है ना सुमित जी। हाँ ये अलाबू वही है। तो खरजू, वार्ता को, बैंगन को कहते हैं। तो ये बहुत गिने चुने शब्द है, आपने देख लिया। इनके भी शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, सबके धेनु की तरह चलाना जी। जी। किसकी तरह चलाना है, धेनु की तरह चलाना है। क्योंकि क्योंकि क्रोष्टू से तो क्रोष्ट्री बन के उसकी कहानी अलग हो गई, वो तो गौरी को समर्पित हो गया, गौरी की तरह सब चल गया। उकारांतों में जो कुछ बचा अपनी तरह जो चलने वाला वो धेनु है ना।
तो आप अब स्त्रीलिंग में निश्चित बात समझ गए होंगे उकारांतों के विषय में कि यहाँ पर सब जगह घी संज्ञा तो होती है, सिर्फ ङिति ह्रस्वश्चा करके ङितों में आपको नदी संज्ञा कर देती है। तो एक बार तो नदी संज्ञा वाले रूप अर्थात गौरी शब्द की तरह कुछ चलेंगे और कुछ आपके चल जाएंगे हरि की तरह उसके, है ना, या फिर इधर धेनु पर तो गुरु की तरह समझ लेना, ऐसे चल जाएंगे। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के पाठ से संबंधित कोई शंका हो तो उसे बता देना। और भुवनेश्वर जी आपकी बात को हम देख नहीं पाए हैं कल, और देख करके आपकी श्री वाली बात को, श्रीम वाली बात को और कहते हैं, हमें ये लगता है शायद वो उणादि वगैरह से निष्पन्न श्री होगा, क्योंकि उणादि में भी बनता है इस प्रकार का श्री एक वार्तिक द्वारा। हम उसे और देखेंगे कंफर्म तरीके से, क्या सिद्धांत कौमुदी में अन्यत्र कुछ हो और बताएंगे आपको, ठीक है। तब कथनचित उसकी सिद्धि हो सकती है। हाँ, कोई पूछना चाह रहे थे कुछ है? हो गया ना, चलिए तो समापन कर लें आज। चलिए कल अब पढ़ते हैं। अब आपके, अब ये तो ह्रस्व उकारांत तो आपके समाप्त हो ही गए हैं, अब दीर्घ उकारांतों में है कुछ। तो कल मुझे लगता है कि स्त्री लिंग का एक प्रकरण पूरा हो जाएगा, अगर कुछ क्योंकि अब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि महोदय।